प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम में हम अब तक बात कर चुके हैं इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर्स की। आज हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल ऐसी टर्मिनोलॉजीज की जो जीडीपीआर यूज करता है जब यूरोपियन यूनियन का डेटा यूरोप से बाहर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन से डेटा जब बाहर जाता है तो जीडीपीआर के क्या नॉर्म्स हैं उसमें। पहला जो है वो है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लोजेस, यानी कि एक जीडीपीआर अप्रूव्ड लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों कंपनियों के बीच में। कौन सी दोनों? यूरोप की वो कंपनी जो डेटा भेज रही है और यूरोप से बाहर की वो कंपनी जो डेटा रिसीव कर रही है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कवर होगा कि डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, प्रोसेस कैसे किया जाएगा, स्टोर कैसे किया जाएगा, थर्ड पार्टी शेयरिंग कैसे होगी और डिलीशन कैसे होगी। कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट जो जीडीपीआर अप्रूव करेगा। एक्सपोर्टर यानी कि यूरोपियन यूनियन की कंपनी, इंपोर्टर यानी कि बाहर की कंपनी, दोनों की जिम्मेदारी बनेगी कि उन्हें पर्सनल डेटा को ठीक से हैंडल करना है और बताना है कैसे हैंडल करेंगे। यूरोप में ये सबसे कॉमनली यूज प्रैक्टिस है कि जब डेटा बाहर भेजा जाता है तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस बनाए जाते हैं और ये करने से पहले ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है, यानी कि पहले ये चेक किया जाता है कि ये डेटा कैसे भेजा जाएगा और उसको भेजने का क्या इम्पैक्ट आएगा। उसमें भेजने का मैकेनिज्म भी इवेल्युएट किया जाता है। कैसा कनेक्शन है, क्या फिजिकल डिलीवरी है, फिजिकल मोड में या क्रॉस दी वायर मोड में डेटा की सिक्योरिटी क्या है, क्या डेटा को एन्क्रिप्ट करके भेजा जा रहा है, क्या एनोनिमाइज करके भेजा जा रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं। बिजनेसेस खास करके जब थर्ड पार्टीज के साथ काम करते हैं तो उनको यूरोप से बाहर डेटा भेजना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए, शायद दूसरे देश में। हमने कल भी बात की थी कि आपको अपने देश से डेटा बाहर क्यों भेजना पड़ सकता है। आप किसी के साथ वहाँ पर काम करते हैं, कोई बिजनेस एसोसिएट है, आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं, आपका अपना ऑफिस है। अपने ऑफिस के केस में यूरोपियंस स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज ना यूज़ करके बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स यूज़ करते हैं जो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और या फिर आप दूसरे देश में प्रोसेसिंग एक्टिविटी आउटसोर्स कर देते हैं, कॉस्ट की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, जिस भी वजह से। अब बात आती है बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स या बीसीआर की। ये भी एक इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर का फ्रेमवर्क है। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, उसके 5 पैरामीटर्स। कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टेड तो ऑलरेडी है, ठीक। लेकिन स्टोर कैसे होगा वहाँ पे प्रोसेसिंग कैसी होगी, वहाँ पे थर्ड पार्टी शेयरिंग कैसी होगी और वहाँ से डिस्ट्रॉय कैसे होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने के बाद ये डेटा वापस आएगा या वहीं डिलीट कर दिया जाएगा? क्या ज़रूरत पड़ने पे इनमें मॉडिफिकेशंस अलाउड है? आज मैंने एक डेटा भेज दिया और कल को मुझे लगा कि जिस इंडिविजुअल का डेटा भेजा था उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो क्या मैं इन्फॉर्म करके वो चेंज करा सकता हूँ? ये सारी चीज़ें इन दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है कि जो बीसीआर जो है, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर विद इन द कंपनी। आप एक यूरोपियन ऑफिस से वहाँ के सिटीजन्स का डेटा यूरोप से बाहर भेजते हैं पर अपनी कंपनी के अंदर। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज में आप यूरोपियन सिटीजन का डेटा अपनी कंपनी से बाहर के किसी देश की कंपनी को भेजते हैं, ठीक। और बीसीआर के अंडर वो डेटा इंक्लूड होता है जो आप यूरोपियन यूनियन में अपने ऑफिस से अपने स्टाफ का या यूरोप का कलेक्टेड यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा अपनी किसी ब्रांच ऑफिस में भेजते हैं जो यूरोप से बाहर है। हो सकता है पेरोल प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। जैसे मैं एक कस्टमर को जानता हूँ, उनके वर्ल्ड वाइड ऑफिस का जो पे आउट है उसकी प्रोसेसिंग अमेरिका में होती है। सिंपल है, तो सबका डेटा अमेरिका जाता है, तो उस केस में अप्लाई होगा बीसीआर यूरोप के केस में, ठीक। इनको भी यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल चाहिए जीडीपीआर अथॉरिटी से, और विद इन द ग्रुप ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है और कोई भी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनियां हैं और ये अपने यूरोपियन ऑफिस से डेटा अगर अपने किसी और ब्रांच में भेजती हैं तो वो बीसीआर के अंडर कवर होना चाहिए। बीसीआर के उस प्रोसेस का एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न की वो काम कैसे करेगा उसका एक अप्रूवल बोर्ड से लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे आपको अप्रूवल लेने जाना है, लेकिन और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोसेस का अप्रूवल लिया हुआ है प्रोसेस फॉलो भी किया जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके एडिक्वेसी डिसीजंस। वो देश जहाँ पे अभी डिफाइंड लॉज नहीं है
वहाँ पे एडिक्वेसी डिसीजंस यूज होते हैं। ठीक, यूरोपियन यूनियन डिसाइड करता है कि ऐसी कंट्रीज में डेटा जाना है कि नहीं जाना, और जाना है तो किन टर्म्स पे जाना। ठीक, उनकी जीडीपीआर की जो अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं, और अगर उन्होंने एडिक्वेसी डिसीजंस के पैरामीटर बना दिए और आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो आपको और कोई कॉन्ट्रैक्ट या और कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, किसी और सेफगार्ड की जरूरत नहीं है। इंडिया अभी एडिक्वेसी में नहीं गिना जाता, लेकिन जैसे ही हमारा एक्ट लागू हो जाएगा, जो अप्रैल में लागू होने की पूरी उम्मीद है, आज एक आर्टिकल आया है 4 से 5 हफ्ते, यानी कि हो सकता है मई के पहले या मई के दूसरे हफ्ते में फाइनल रूल्स आ जाएं और लॉ एप्लीकेबल हो जाए, तो हम भी एडिक्वेसी में आ जाएंगे, और अभी भी डेटा एससीसी और बीसीआरस के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये 3 इंटरनेशनल नॉर्म्स कह लीजिए आप, या टर्म्स कह लीजिए, जो जीडीपीआर यूज करता है इन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के लिए। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन किया जाना चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल डेटा हैंडल और प्रोसेस तो उन्होंने करना है। धन्यवाद।